नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो लेकर मैं आया हूं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आजकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में आपकी जो वितान वाली किताब है, जिस किताब से आपके दो छोटे प्रश्न आते हैं, दो दो नंबर के, और एक बड़ा प्रश्न आता है 5 नंबर का। तो इस प्रकार से 9 नंबर का जो आपकी वितान वाली पुस्तक है उसमें से पूछा जाता है। और उन बड़े प्रश्नों में से जो बड़े प्रश्न हैं वो जो इसके पाठ हैं उन पाठों में से ही बनता है, जिसका कि कई बार सारांश पूछा जाता है, कई बार उस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं उनकी विशेषताओं, उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है, या फिर उन पात्रों की जो मानसिक और सामाजिक स्थितियां हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम उस बड़े प्रश्न को हल करें उस समय हमें उस पाठ के बारे में लगभग सारी जानकारी हो। तो इस वीडियो में हम ये जो आपका पाठ है उस पाठ के सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम किसी पाठ को समझते हैं, हमें उस पाठ के बारे में सारी जानकारी है कि उस पाठ की मुख्य मुख्य पात्र कौन से हैं, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं उस पाठ में हुई हैं, क्या क्या उस पाठ के अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें घटित हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं हमें जब मालूम होता है तो फिर कैसा भी प्रश्न हमारे सामने क्यों ना बना के दे दिया जाए, हम उसका उत्तर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो उसी क्रम में मैं आपके सामने लाया हूँ आपकी किताब का वितान वाली जो किताब है भाग 2, उसका पहला पार्ट है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है शादी की 25वीं सालगिरह को सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। और ये जो पाठ लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा हुआ है। मनोहर श्याम जोशी जी जो कि हिंदी के बड़े महनीय लेखक माने जाते हैं, और उनके द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही बढ़िया एक पाठ है जिस पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग। इस पाठ के सारांश को हम समझ लेते हैं। देखिए, पाठ के अंदर मैंने क्या किया है, मुख्य मुख्य बातों को या मुख्य मुख्य जो लाइनें हैं उन्हें अंडरलाइन किया है, जिससे कि आपको इस पूरे पाठ को समझने में आसानी होगी। क्योंकि अगर हम इस पूरे चैप्टर को अगर हम पढ़ने लगें तो ये बहुत बड़ा पाठ है, 20 से 30 पेजों का भी कई पाठ हैं। तो यदि हम इसको पढ़ने लगे तो बहुत समय लगेगा और वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। जबकि मैंने आपको बताया कि इसमें हम इसका एक सारांश समझ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस पाठ के अंदर जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसे हम कवर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस पाठ के अंदर जो सबसे पहले जो मुख्य पात्र इस पाठ के हैं वो हैं वाई.डी. पंत, जिनका नाम है यशोधर पंत, जो कि एक दफ्तर में एक क्लर्क के रूप में कार्य करते थे। तो बताते हैं कि जो उनकी जब निगाह जो है वो मेज़ से, जब उन्होंने अपनी निगाह मेज़ से उठाई और दफ्तर की पुरानी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में कितना बज रहा था समय, 5:25 बजा रही थी। क्योंकि देखो, छुट्टी होने का समय 5 बजे होता है, किंतु वो काम करने में व्यस्त थे, इसलिए 5:25 समय बता रही थी। तो उसके बाद उन्होंने अपनी कलाई पर जो घड़ी बंधी थी उस कलाई की घड़ी पर समय देखा तो उसमें 5:30 बज रहे थे। और उन्होंने अपनी सारी फाइलें उठाई और उसको ट्रे में डाला। और उसके बाद उनकी जो निगाह थी उनके मातहतों पर पड़ी। मातहत मतलब होता है जो उनके साथ काम करने वाले उनके अन्य साथी हैं। और जो उनके साथी थे वो जानते थे कि 5 बजे तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू खुद काम करने बैठे हैं, तो इस कारण उनको भी 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने पे मजबूर होना पड़ता था। क्योंकि जब तक सीनियर नहीं उठेगा तब तक वो लोग कैसे जा सकते हैं। तो ये बात जो थी वो यशोधर बाबू देखते हैं, और यशोधर बाबू का यहाँ पर चित्र दिया है, उसका एक परिदृश्य समझाने का प्रयास किया है कि घड़ी में जो समय है वो 5:30 बताया जा रहा है। और घड़ी के समय को जब यशोधर बाबू देखते हैं तो उनको लगता है तो छुट्टी का समय हो गया है। तो यशोधर बाबू के अलावा इस पाठ में एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर और है, जो कि कहीं पर जिनका संवाद तो नहीं लेकिन उनकी बातें बहुत हैं, वो हैं किसंदा, जिनका नाम है कृष्णानंद पांडे। और यशोधर बाबू किसंदा से बहुत प्रभावित थे। तो किसंदा जो हैं या कृष्णानंद पांडे जी से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए वो कहते हैं कि देखो, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अर्थात वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत ढीला काम करते हो, तुम्हारे कारण एक घड़ी भी अब धीमे चल रही है। तो फिर क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है देखो, असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए नए
छोकरे चड्डा ने उनसे कहा, क्या कहा, बड़े बाऊ आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त तो सही देती है ना। तो ऐसा वो पूछता है उनकी घड़ी के बारे में। तो घड़ी के बारे में जब पूछता है तो पंत जी कहते हैं, यशोधर पंत जी चड्डा की दृश्यता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, मतलब बिल्कुल सही चलती है। फिर कहते हैं कि ये जो घड़ी थी उस घड़ी के बारे में अब बात निकल के आती है। तो घड़ी की ओर जो उनका जो साथी था वो घड़ी की ओर देखता है और बोलता है कि बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ यह, तो अब डिजिटल ले लो एक जापानी जो कि सस्ती मिल जाती है। मतलब वो उनको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी जो घड़ी है ये ख़राब हो चुकी है और इस घड़ी के चक्कर में हम लोगों को भी 5:30 बजे तक बैठना पड़ा। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी और बताते हैं कि हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? तो ये नहले पे दहला वो मारते हैं एक तरीके से और हंसी मजाक का माहौल बनाते हुए अपने घर की ओर निकलने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही वो निकलते हैं उससे पहले यहाँ पर किसंदा के बारे में थोड़ा सा बताया है कि देखिए किसंदा के पास जो यशोधर बाबू हैं वो उनके क्वार्टर में रहते हैं। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत जो हैं वो मैट्रिक पास करके वहाँ जाते हैं। किसंदा भी कुंवारे थे। पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़कों का ठिकाना ना होने पर वह उनके वहाँ रह जाया करते थे। तो बताते थे उनकी जो घर थी वो महज जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ और खाओ। तो ये कृष्णानंद पांडे जी अर्थात किसंदा के बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं कि किसंदा ने काम नहीं होने पर उन्हें मैस का रसोइया बनाकर वहाँ रख लिया और कुछ पैसे भी दिए उधार ताकि वो अपने घर के लिए पैसे भेज सकें और अपने लिए कपड़े भी बना सकें। बाद में क्या होता है, बाद में इन्हीं किसंदा ने उन्हें अपने यहाँ नीचे नौकरी पर रख लिया और दफ्तरी जीवन में इनका मार्गदर्शन किया। तो जो चड्डा था जो उनसे घड़ी के बारे में पूछता है उसने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मैंने पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई, क्योंकि बात आई थी कि ये मेरी शादी की घड़ी है और अभी भी करेक्ट चलती है। तो यशोधर बाबू जो थे वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और फिर संभल कर बोलते हुए क्या कहते हैं, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। 6 फरवरी 1947 को मेरा विवाह हुआ था, ऐसा यशोधर बाबू कहते हैं। तो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं तो जो मेनन था साथी उसने फ़ौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है। तो यशोधर बाबू इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और जो साथी उनका था जो चड्डा जिसका नाम है वह घंटी बजाकर दूसरे चपरासी को बुलाता है और क्या कहता है, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से एक बड़ा नोट लेकर सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर फटाफट, ऐसा वो बोलता है। तो यशोधर जी कहते हैं, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह तो सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। क्योंकि यशोधर बाबू जो थे वो पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे और पुराने विचारधारा के होने के कारण सिल्वर वेडिंग या फिर पश्चिमी सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें उन्हें उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब उनके ऑफिस के जो साथी थे वो जिद करते हैं तो यशोधर बाबू अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, बटुआ निकालते हैं और बटुए से 10 रुपये का नोट निकालते हैं और उनको देकर कहते हैं कि आप लोग चाय पीजिए। अब यहाँ पर यशोधर बाबू जब पैसे देते हैं तो उनके जो साथी थे वो ये जानते हैं, इसमें लिखा है देखो, सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है तो भी बस टिकट का भी खर्च नहीं है। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल ही आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे थोड़े आधुनिक युवा हो चुके हैं और उन्हें पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाता है और बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर बेहद ही बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तो उसके बारे में सोचना ही क्यों है। फिर देखो आगे क्या होता है, जब चड्डा जो है वो थोड़ा सा जोर देकर कहता है तो जो बड़े बाबू अर्थात यशोधर जी उसे 10-10 के 2 और नोट दे देते हैं और उसके बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं।
अब इनका रोज़ का रूटीन बताया। देखो, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिरला मंदिर जाते थे, इसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते थे और कभी कभी स्वयं प्रभु का ध्यान भी लगाते थे। अब उनकी ये जो बात है आध्यात्म की तरफ जाने वाली, जो उनकी पत्नी और बच्चों को थोड़ा अखरती थी। और बच्चे क्या कहते थे कि आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाया करेंगे, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा वो कहते थे। और यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते थे। वो कहते हैं कि सिद्धांत के धनी व्यक्ति की यही विशेषता होती है, ऐसा किसंदा उनको कहा करते थे। इसलिए यशोधर बाबू किसंदा की बात मानते हुए उनकी बच्चों की कई भी बात को भूल जाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है देखो, बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी लेते हैं। इसके बाद अगर किसी से मिलना मिलाना हो तो वो भी इसी समय कर लेते हैं। फिर बताते हैं भले ही दफ्तर 5 बजे छूट जाता है, छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते हैं यशोधर बाबू। अपने रोज़ की तरह देखो, जब बिरला मंदिर से यशोधर बाबू जा रहे होते हैं तो उनकी निगाह एक आंगन में पड़ती है जहां कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिली इमारत बनाई जा रही, क्योंकि अब वहाँ किसंदा नहीं रहते हैं और तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। वो बताते हैं कि सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें अब बन रही हैं। जब वो इस बात को देखते हैं तो काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि उन सब जगहों पर उन्होंने अपना समय बिताया होता है। फिर इसके बाद क्या आगे बताते हैं देखो, कि यशोधर बाबू का पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से वह जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते हैं। पहले जब बच्चे छोटे थे तो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर देते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चों के बारे में बताया देखो, जो उनका बड़ा लड़का है वो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी उसको मिल गई है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि जब 1,500 रुपया मुझे रिटायरमेंट के समय में मिल रहा है और इसको शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा, शायद कुछ गड़बड़ है। और यशोधर बाबू का जो दूसरा बेटा था वो क्या कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है। इसके बाद उनके तीसरे बेटे के बारे में बताया है। तीसरे बेटे के बारे में बताते हुए क्या लिखा देखो, तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी जो एकमात्र बेटी थी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही। देखो, एक तरफ तो यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश हो रहे हैं, लेकिन एक कहीं वो यह भी अनुभव कर रहे हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। वो कई बार दुखी होते हैं कि जब उनके अपने बच्चों के द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना उन्हें संभाव जचती नहीं है। फिर वो सोचते हैं एनीवे जनरेशनों में ऐसा गैप तो होता ही है। ऐसा कहकर वो स्वयं को कई बार दिलासा देते हैं, अर्थात बच्चों का आधुनिक होना कई बार उनको दुख देता है, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि जनरेशन गैप ऐसा ही होता है। फिर वो बताते हैं देखो, यशोधर बाबू की जो पत्नी थी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने में वो मात्र सुलभ मजबूरी को भी मॉड बना डाला, अर्थात वो भी मॉडर्न जैसी हो गई। फिर आगे क्या कहते हैं देखो, जिस जगह किसंदा का क्वार्टर हुआ करता था, यशोधर बाबू जब उसके सामने पहुंचते हैं तो गहरी सी एक श्वास छोड़ते हैं और क्या कहते हैं, यशोधर जी ने अपने आप से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड कर दी होती, अर्थात कोई परेशानी नहीं होती बीवी बच्चे का और तनाव ही नहीं होता। फिर उनका ध्यान किस तरफ जाता है, उनका ध्यान जाता है कि किसंदा जो है उनका जो बुढ़ापा है वो अधिक सुखी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि रिटायर होने के 6 महीने के बाद उसको क्वार्टर खाली करना पड़ा किसंदा को, और हद तो तब होगी जब उनके द्वारा उपकृत किए हुए लोगों में से किसी ने भी उनको अपने पास नहीं रखा, क्योंकि वो सबको आसरा देते थे। और किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर के किराए के क्वार्टर में रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर जब मृत्यु के बारे में बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, विचित्र बात यह है कि उनको कोई बीमारी भी नहीं थी, बस रिटायर होने के बाद सूखता चले गए और मुरझाते चले गए। एक बिरादर से जब मृत्यु का कारण पूछा तो यशोधर बाबू को जवाब क्या मिला,
जो हुआ होगा, ये जवाब उनको मिला। फिर आगे वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता है, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। ये यशोधर जी जानते थे कि बच्चों का होना भी ज़रूरी होता है, परिवार का होना भी ज़रूरी होता है। देखिए इसके अंदर और बहुत सी बातें हैं, मैं उन सब बातों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर देखो यशोधर बाबू कई बार किसंदा की उस बात को भी अच्छा मानते हैं जब वो कहते हैं कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, और रिटायर होने के बाद गांव का पुश्तैनी घर होना चाहिए। फिर क्या हुआ, इन सब बातों को याद करने के बाद जब वो प्रवचन सुन रहे थे तो सुनने में उनका मन ज़्यादा नहीं लगा और धीरे धीरे वो अपने घर की ओर को चलने लगे। जब वो घर पहुंचने वाले थे उससे पहले उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे, तो उन विचारों को यहाँ पर व्यक्ति क्या क्या कहते हैं। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना भी ठीक ही है, अर्थात उम्र के साथ साथ बुजुर्ग होना भी ज़रूरी है। पत्नी से वो क्या कहते हैं कि जिस तरह तुमने ये बुढ़िया काल में बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना शुरू किया है और ऊंची हील वाली सैंडल पहनना शुरू किया है, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी के सलाह पर शुरू किए हैं, वे तो मुझे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते। तो ये बातें उनको कई बार अच्छी नहीं लगती थी कि उनकी पत्नी इस आयु में आधुनिक परंपरा को अपना रही। और यशोधर बाबू हमेशा ये चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, और वो ये भी चाहते थे कि बच्चे उनका आदर करें, उनकी बात को मानें, हर बात में उनसे सलाह लें, जैसे कि वो किसंदा से लिया करते थे। और ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि ना पूछा न ताचा, जैसा मन में आया वैसा कर दिया। फिर वो सोचते हैं कि गारंटेड बच्चों की नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट थोड़ी हुआ। तो इस बातों को सोचते हुए वो चाहते हैं कि बच्चे उनसे कई बातों के बारे में राय पूछें, राय मशवरा करें। फिर इन प्रवचन को जैसे भी उन्होंने अदमने मन से सुना, और इसके बाद वो सब्जी मंडी गए, सब्जी लेकर अपने घर की ओर को जब वो जाते हैं, तब वो याद उनको और बातों को बताते हुए कहते हैं कि उनका जो बेटा था बड़ी कंपनी में जो नौकरी करता था, उसने पिताजी के इस सरकारी क्वार्टर को अपना बना लिया था। अब यहाँ पर फिजूल खर्ची की बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं, देखो वो कहते हैं कि जो वेतन था उस वेतन को अपने ढंग से इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डंडा वो वाला डबल बेड आ रहा है, कभी सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। और ऐसा भी नहीं कहता कि पिताजी ये टीवी मैं आपके लिए लाया हूँ। क्या कहता है, मेरा टीवी है समझे, कोई छुआ ना करे, जैसे कि क्वार्टर ही उसका हो गया, ऐसा वो कहते हैं। फिर सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए काटरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने पर पहुंचे जहां 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे, और उन्हीं 3 क्वार्टरों में से एक क्वार्टर के बाहर बदरंग तख्ती में लिखा था वाईडी पंत, अर्थात वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग घटना शुरू होती। देखो क्वार्टर पर पहुंचकर वाईडी पंत को पहले धोखा हो गया कि वो किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी, कुछ लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें लगी थी, गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी उनके अपने घर में। थोड़ी देर में उनको अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जो कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। जो कार में साहब थे वो ऐसा कह रहे थे। अच्छा, यशोधर बाबू ये सब बातें देख कर रुक गए, और उन्होंने अपने से पूछा कि आज मेरे क्वार्टर में यह सब क्या हो रहा है। फिर वो खुद को जवाब देते हुए क्या कहते हैं कि जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। इसके बाद यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी को देखा और अपनी बेटी को देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी थी। लड़की के पहनावे पर भी उनको काफ़ी दुख होता है, और वो कहते हैं कि उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि यह पतलून और सैंडो वाली ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन लड़की भी इतनी जिद्दी है कि वो इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। तो
ये सारी बातें यशोधर जी को समहाउ इम्प्रॉपर ही, अर्थात किसी न किसी वजह से ठीक नहीं है ऐसा मालूम होती थी। फिर क्या होता है, वो छुपे रहते हैं और जब सब कार वाले चले जाते हैं तो यशोधर बाबू अपने क्वार्टर में पहुंचते हैं। और क्वार्टर में पहुंचते ही उनका जो बड़ा लड़का था वो उनको क्या कहता है कि बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। फिर यशोधर बाबू क्या कहते हैं, हमारे वहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। यशोधर बाबू शर्मीली हंसी हंस देते हैं। इसके बाद सिल्वर वेडिंग का एक दृश्य दिखा रखा है जहाँ उनका जो लड़का है वो अन्य लोगों को विदा कर रहा है, उनकी पत्नी उनके बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस प्रकार की सारी सजावट है। और यशोधर बाबू का भी प्रवेश यहाँ पर दिखाया गया है, किस प्रकार का उनका पहनावा है, कैसी उनकी प्रवृत्ति है। फिर आगे क्या है देखो, यहाँ पर कई अन्य चीज़ों को भी बताने का प्रयास किया है कि जैसे यशोधर बाबू को के घर में जब गैस का चूल्हा वो लेकर आए तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया था। आज भी वही कहते हैं कि इसकी रोटी बनी हुई रोटी मुझे रोटी जैसी नहीं लगती है। फिर हालांकि वो ये भी मानते हैं कि गैस ना होने पर वो चपरासी की श्रेणी में मान लिए जाएंगे। और फ्रिज के संदर्भ में भी यही कहते हैं कि इसमें बासी खाना रखा जाता है और बासी खाना खाना अच्छी बात नहीं ठहरी। लेकिन ये भी मानते हैं कि इसमें रखा हुआ पानी उनके मन आता तो नहीं है, गला पकड़ लेता है, लेकिन इस बात से संतुष्ट भी होते हैं कि उनके घर पर जब कोई साधारण हैसियत वाला मेहमान आता है तो इस फ्रिज का पानी पीकर वो अपने आप को धन्य अनुभव करता है। तो फ्रिज होने का भी एक अलग ही गर्व वो महसूस भी करते हैं। तो इसके बाद जब वो अंदर पहुंचते हैं तो जो उनका लड़का था वो भूषण, वो क्या करता है, अपने मित्रों और सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराना शुरू करता है। ठीक है, और सभी लोग उन्हें मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं और थैंक यू कहकर यशोधर बाबू उनका जवाब देते हैं। इसके बाद यशोधर बाबू को ये सब विलायती रीति रिवाज उनको भले ही पसंद ना थे, किंतु वो ये जरूर जताते थे कि इन रीति रिवाजों से वो भली भांति परिचित हैं। और उनको किसंदा की बात याद आती है। किसंदा क्या कहा करते थे, वो कहते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता तो अपनी पोशाक है, इसे नहीं छोड़ना हुआ। तो उसके बाद यशोधर बाबू से केक काटने को कहा जाता है। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एनीवे जिद करने के बाद वो केक काट देते हैं। फिर उनके एक मित्र लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न करते हैं। यशोधर बाबू इसके लिए राजी नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मैं संध्या पूजा नहीं करूँगा तब तक कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। तो बच्चे उनसे कहते हैं कि आप पहले संध्या कर लीजिए। इसके बाद वो पूजा पाठ में बैठ जाते हैं और आज कुछ ज़्यादा ही देर लगाते हैं। इतनी देर लगाते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाते हैं। फिर शाम को जो 15 मिनट की वो पूजा पाठ किया करते थे उसको लगभग 25 मिनट तक वो खींच देते हैं। और उसके बाद जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें उनको सुनाई देती है फिर भी, तो यशोधर बाबू आसन लगाकर ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। और ध्यान में वो कोशिश तो करते हैं कि उन्हें प्रकाश का नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उनको कौन दिखाई देते हैं, किसंदा। और ध्यान में ही वो किसंदा से बातें करने लगते हैं। बहुत देर तक ध्यान लगाने के बाद जब वो नहीं आते हैं तो उनकी घरवाली उनको झिड़कते हुए आ पहुंचती है और कहती कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे क्या। तो यशोधर बाबू आसन से उठते हैं और दबे स्वर में पूछते हैं कि मेहमान चले गए। पत्नी ने बताती है कि कुछ गए हैं और कुछ हैं। तो उन्होंने जब ये जानना चाहा कि कौन कौन है, जब ये वो आश्वस्त हो गई कि सभी रिश्तेदार ही हैं, तो वो ये लाल गमछा पहनकर ही बैठक में चले आए, जिसको पहनकर वो संध्या करने बैठे थे। अच्छा, गमछा पहनने की ये जो आदत थी ये भी उनको किसंदा से ही विरासत में मिली थी और बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे। तो आकर क्या कहते हैं, एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। क्योंकि वो पुरानी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इतना पहनावे पर ध्यान नहीं देते थे। फिर उनकी जो दृष्टि थी, नज़र थी, वो पड़ती है कुछ पैकेटों पर और कहते हैं कि ये कौन पैकेट अपने भूले जा रहा है। तो भूषण जो उनका बड़ा लड़का था वो कहता है कि आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। यशोधर बाबू कहते हैं, इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट, तुम ही खोलो और तुम ही इस्तेमाल करो। ऐसा कहते हैं और एक छोटी सी हंसी, शर्मीली हंसी हंस देते हैं।
तो भूषण जो था वो एक बड़ा सा पैकेट उठाकर ला देता है और कहता है इसको ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप जब सवेरे दूध लेने के लिए जाते हैं तो फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, बहुत ही बुरा लगता है, इसे पहन के जाए कि ये। बड़ा लड़का ऐसा कहता है। बेटी जो थी वो पिता के लिए पैजामा कुर्ता लाई थी और कहती कि इसको पहनकर गाउन पहने। थोड़ी सी ना नोच करने के बाद यशोधर बाबू ने इस आग्रह की रक्षा की, अर्थात उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और गाउन को देखते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, इस लहजे में कहते हैं। और उनके कहने के साथ ही उनकी आंखों की कोर में एक चमक, जरा सी नमी जो है वो चमक जाती है। नमी क्यों? वो कहते हैं कि यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा था कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में किसंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। तो इस प्रकार से किसंदा की कई बातें और किसंदा का कई महत्वपूर्ण जो सलाह थी वो उनको समय समय पर याद आती रहती है। तो जैसे ही वो गाउन की बात आती तो चूँकि किसंदा भी ड्रेसिंग गाउन पहना करते थे, ऊनी गाउन, तो उस गाउन को देखते ही उनको किसंदा की याद आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दुख भी होता है कि उनके बच्चे जो है उनके साथ उतनी आत्मीयता नहीं दिखाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती आधुनिक होने के लिए विवश करते हैं। तो इस प्रकार से जो सिल्वर वेडिंग है एक पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति की नई विचारधारा के साथ सामंजस्य बनाने और कई बार उस विचारधारा के साथ उनके टकराव, कई विचारों में टकराव, इस सब को दिखाने का प्रयास किया गया है सिल्वर वेडिंग वाली इस कहानी में। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्ट ये बहुत बड़ा है। पेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैं पूरे पेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ और पूरा पेज एक्सप्लेन करने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपका कार्य ये है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको इस पार्ट का एक सारांश समझ में आ जाएगा, और सारांश अगर आपको आता होगा तो फिर आप इस पार्ट के से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हालांकि हम इस पार्ट के प्रश्नों की एक नई वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन तब तक इस पार्ट को समझने के लिए आप इसके सारांश को समझिए। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इसको सीखिए, इसको समझिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।